बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे महाकवि भारवी। संस्कृत साहित्य के ये सुप्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, जिनका जीवन अन्य कवियों की तरह ही जीवन व्रत अंधकार में है। उनके विषय में किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं है, यहाँ तक कि उनका एकमात्र ग्रंथ कृतार्जुनीयम भी इस विषय में मौन है। लेकिन जितना यदा कदा कहीं से भी उनकी जीवन शैली के बारे में हमने जाना, वो ये है कि महाकवि भारवी के अंतः साक्ष्यों का अभाव है, किंतु भारवी के काव्य पर कालिदास का प्रभाव है और माघ ने भारवी का अनुसरण किया है। अतः इनके मध्य ही भारवी का समय होना उचित है। इस तरह है। और ऐहोड़ के शिलालेख में जो चालुक्य वंश के पुलकोहीन द्वितीय के प्रशस्ति के रूप में जैन कवि रवि कीर्ति रचित है, तो भारवी का उल्लेख करते हुए उन्होंने भी लिखा है कि सह विजयताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। यह लेख 556 सकाश अर्थात ईस्वी 634 का है। अतः तब तक भारवी दक्षिण में भी प्रसिद्ध हो चुके थे और वामन और जयादित्य ने सन 660 के आसपास अष्टाध्यायी पर भी काशी का टीका लिखी थी, जिसमें भारवी का श्लोक उद्धृत है। और विष्णुवर्धन 615 ईस्वी से भारवी की मित्रता थी तथा ये विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। इस तथ्य की अवंती सुंदरी कथा से ज्ञात होता है। दक्षिण के पृथ्वी को कर्ण नामक राजा के दान पात्र 776 ईस्वी में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी को कर्ण के साथ 7 पीढ़ी पूर्व के पूर्वज ने कृतार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पूर्ववर्ती कवियों का उल्लेख किया है, किंतु उनमें भारवी का उल्लेख नहीं है। अतः लगभग निश्चित है कि भारवी का समय षष्ठ शतक अंत रहा होगा, ऐसा इनका स्थिति काल है। साथ ही इनका जीवन व्रत एवं उसके संबंध में हम जानकारी देते हैं कि संस्कृत के अन्य कवियों की तरह भारवी का जीवन व्रत भी सुस्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। विद्वानों ने अवंती सुंदरी कथा के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनके अनुसार यह है कि इनका वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी तो इनकी स्वयं ग्रहीता या प्राप्त उपाधि थी। भारवी की मित्रता कोकण के राजा से थी, जो दुर्विनीत था। दंडी भारवी के पौत्र थे। इनका कुल कौशिक कहलाता था। इनके पिता राम स्वामी जी थे। भारवी के पूर्वज गुजरात के निवासी थे। वहां से वे नासिक गए और वहीं के निवासी हो गए, किंतु भारवी का अधिकांश समय कांची में ही व्यतीत हुआ। सन 634 ईस्वी के ऐहोड़ के शिलालेख में उनको महाकवि कालिदास के साथ रखा गया है। इससे ज्ञात होता है कि 7वीं सदी तक ये एक सामान्य कवि के रूप में स्थापित हो चुके थे, किंतु 6ठी सदी के बाण ने जो हर्षवर्धन के समय स्थापित हो चुके थे, भारवी का उल्लेख नहीं किया है। अतः अनुमान है कि भारवी की प्रसिद्धि उस समय तक उत्तर भारत में नहीं हो पाई थी। भारवी दक्षिणापत्य थे, किंतु उनके काव्य के अंतः साक्ष्य के आधार पर कुछ उन्हें उत्तर एवं कुछ मध्य भारत का स्वीकार करते हैं। जो भी हो, वास्तविकता यही है कि उन्होंने विभिन्न स्थानों का पर्यटन किया था, अतएव ऐसे स्थानों का उल्लेख हुआ होगा। भारवी का समय 6ठी सदी माना जाता है, क्योंकि वामन ने तथा जयादित्य ने भारवी के काव्य को उद्धृत किया है। इस प्रकार अनुमान किया जाता है कि भारवी किसी राजा के दरबारी कवि भी थे। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी के व्यक्तित्व को लेकर अनेक प्रवाद और किंवदंतियां भी हैं। उनके आधार पर भारवी को भोज के समकालीन माना जाता है, किंतु ये सब कपोल कल्पनाएं साबित होती हैं। यहाँ हम आज भारवी के कृतार्जुनीयम प्रसिद्ध महाकाव्य को पढ़ने से पहले या उसके बारे में जानने से पहले एक लोक कथा जो बहुत ही प्रचलित है, उसके संबंध में जानना चाहेंगे। आप सभी बच्चों को बताती हूँ कि
एक बार भारवी ने अर्थाभाव के कारण अपनी पत्नी को आधा श्लोक देकर अपने किसी धनी मित्र के पास उसके बदले धन लाने को कहा। उस समय वह श्रेष्ठी सेठ वहां नहीं था, किंतु उसकी भार्या ने धन देकर उस श्लोक को लिखवाकर अपने कक्ष में टांग दिया। उसका पति 15 वर्षों के लिए विदेश गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को एक नवयुवक के साथ सोते देखा। इस पर वह अपनी पत्नी और उस युवक का वध करने को उद्यत हुए, किंतु उसी समय उस सेठ ने उस श्लोक के अंश को पढ़ा। सहसा विदित न क्रियाम अविवेके परम आपदाम पदम। किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे काम करना आपत्तियों का कारण होता है। इसे पढ़कर वह सृष्टि वध करने से रुक जाता है और अपनी पत्नी को जगाकर पूछता है। तब उसे ज्ञात होता है कि वह नवयुवक कोई अन्य व्यक्ति नहीं होकर उसका ही पुत्र है। हुआ यह कि वह अपनी पत्नी को गर्भ अवस्था में छोड़कर गया था और पुत्र का जन्म उसके विदेश जाने के बाद हुआ था, जिसका उसे कोई समाचार नहीं मिल सका। इस तथ्य से परिचित होकर वह सेठ प्रसन्न होता है और इस पद्य की सराहना करता है। और उसके पश्चात कि ये पद्य किसने दिया था, इस प्रकार भारवी को बुलाकर उसको उचित धनराशि देकर विदा करता है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी भारवी के प्रपौत्र थे और इनका गोत्र कौशिक था। इनके पूर्वज पश्चिमोत्तर प्रदेश अर्थात गुजरात के आनंदपुर में रहते थे। वहां से नासिक गए और नासिक से असलापुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। इस कुल में नारायण स्वामी नामक व्यक्ति उत्पन्न हुए जो भारवी के पिता थे। भारवी का मूल नाम दामोदर था, मैंने बताया अभी पहले ही। भारवी का अभिप्राय क्या है कि भा यानी कांति, रवि अर्थात सूर्य की कांति या सूर्य का प्रकाश इनके विरुद्ध या उपनाम था। भारवी की मित्रता कोकण के राजा अविनीत के पुत्र दुर्विनीत से हुई, जिसके साहचर्य से में रहकर भारवी को अनुचित आचरण का भागी बनना पड़ा। इससे वे दुखी भी हुए। इसके बाद उनकी मित्रता पल्लव वंश के कांची नरेश सिंह विष्णु शर्मा से हुई, जिन्होंने भारवी के कवित्व और उससे प्रभावित होकर उनका बहुत अधिक आदर सत्कार किया। इस प्रकार भारवी का एक ही मात्र, ये भारवी का हमने पढ़ा। भारवी के संबंध में उनका स्थिति काल जाना, जीवन व्रत जाना। अब हम उनका एकमात्र जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, उसके संबंध में यहाँ आपको जानकारी देते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने कि भारवी के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है किरातार्जुनीयम। इसका नाम किस प्रकार बना या नामकरण कैसे हुआ किरातार्जुनीयम का, ये हम पढ़ते हैं कि इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में एक किरात या वनेचर का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रस्तुत काव्य कहाँ से लिया गया है। बच्चों, इसकी संबंध में नामकरण से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि ये कथानक कहाँ से लिया गया है। किरातार्जुनीयम प्रस्तुत काव्य महाभारत के कथानक पर आश्रित है। कथानक बहुत छोटा होने पर भी कवि ने अपनी मौलिक कल्पना से इसे महाकाव्य के विशाल कलेवर के रूप में निबद्ध किया है। यह महाकाव्य 18 सर्गों में निबद्ध है। अब हम इसके नामकरण के संबंध में जानेंगे कि महाकाव्य के प्रथम सर्ग में एक किरात या वनेचर का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना गुप्तचर बनाकर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुर्योधन के समीप हस्तिनापुर भेजते हैं। वह एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना ले। वह भली प्रकार से सब कुछ जानकर आता है और युधिष्ठिर से द्वैत वन में, जहाँ की वे ठहरे हुए हैं, अपना वनवास का समय बिता रहे थे, मिलता है तथा उन्हें सब कुछ बता देता है। अपने वक्तव्य के अंत में वे युधिष्ठिर को यह भी सलाह देता है कि आप अब समुचित कार्यवाही कीजिए। इसके बाद वे युधिष्ठिर से अपने
पारितोषिक प्राप्त कर अपने स्थान पर चला जाता है। परंतु इस महाकाव्य के नामकरण में आए किरात शब्द, इसका इस वनेचर से कोई संबंध नहीं है। किरातार्जुनीय में आए किरात शब्द का आशय भगवान शिव से है, जो अर्जुन की धीरता की परीक्षा के लिए किरात यानी वनेचर, भील जो जंगली जाति के रूप में रहते हैं, वो वहां पर इस रूप में भगवान शिव आते हैं और अर्जुन शिव से दिव्यास्त्र पाशुपत को पाने के लिए तप करता है, ताकि उसके द्वारा वह अपने शत्रुओं को अनायास ही पराजित कर सके। कोई भी वस्तु सुपात्र अर्थात उसके योग्य अधिकारी को ही प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वह उसका दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में अर्जुन खरा उतरते हैं और काव्य अंत में उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस महाकाव्य की जो उत्पत्ति है कि किरातस्य अर्जुनस्य किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम, अर्थात किरात और अर्जुन हुए किरातार्जुनम, इन दोनों को लक्ष्य करके बनाया गया काव्य हुआ किरातार्जुनीयम। क्योंकि काव्य शब्द नपुंसकलिंग में काव्यम होता है, अतः इसका विशेषण बना है यह शब्द किरातार्जुनीयम काव्यम या किरातार्जुनीयम महाकाव्यम। ये है व्याकरण के नियमानुसार। यहाँ पर विशेषण विशेष्य सदा एक ही जैसे लिंग वचन कारक में रहते हैं। ये छोटा सा कथानक है जिसको लेके महाकवि भारवी ने बहुत विस्तृत किया, 18 सर्गों में से निबद्ध किया और आप सभी बच्चों के इस वर्ष कोर्स में इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग को दिया। आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। आगे अन्य विषयों पर भी इस बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।